Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about cooperative movement in India. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं उनका एक डेफिनेशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव इज़ एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरीली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंटरप्राइज. अगर इसका सरल सा मतलब देखा जाए तो जब लोग आपस में, कुछ लोग एक साथ आते हैं वॉलंटरी तरीके से, कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं मिल करके, ताकि उनकी किसी भी तरह की नीड्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल या कल्चरल नीड हो, उसको पूरा करने के लिए जब वो एक ग्रुप बनाते हैं. और उस ग्रुप में ऐसा नहीं है कि किसी की ओनरशिप रहती है, किसी का कंट्रोल रहता है या कोई हायरार्की में ऊपर रहता है, ऐसा नहीं होता. द ग्रुप इज़ कम्प्लीटली मैनेज इन अ डेमोक्रेटिक फैशन एंड इट इज़ जॉइंटली ओन्ड. अगर इस तरह का कोई ग्रुप है तो फिर उसको हम लोग कोऑपरेटिव कहते हैं. तो कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बस इंडिया में है, ये पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जहां लोग आपस में मिल करके कोई ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप की मदद से वो अपने इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं. तो अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम में स्टार्ट हो गया था, जब इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव्स बनने शुरू हो गए थे. लेकिन अगर इंडिया के कोऑपरेटिव्स देखे जाए तो अर्ली जो कोऑपरेटिव्स थे हमारे देश के, दे वेर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. मतलब ब्रिटिश सरकार ने इनको बनाया था, अलग अलग जगहों पे बनवाया था लोगों के एसोसिएशन को. तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएट किया था कोऑपरेटिव्स को बनाने के लिए. जबकि नॉर्मली अगर बाकी जगहों पे देखा जाए, दुनिया के अलग अलग जगहों पे जैसे कोऑपरेटिव्स बने हैं जर्मनी में या इंग्लैंड में, तो दे वर मोस्टली वॉलंटरी. लेकिन इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स की इनिशिएटिव हुई है, दैट इज एज ए रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. और इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स बनवाए थे ब्रिटिश सरकार ने स्टार्टिंग टाइम में, यानी कि लोगों की जो ग्रुपिंग बनवाई थी स्टार्टिंग के टाइम में, उसका मेन पर्पस था फार्मर्स की क्रेडिट नीड को पूरा करना. क्योंकि फार्मर्स को लोन मिलना टाइम पे, ताकि उस लोन की मदद से वो अगला सीजन में खेती कर सकें. इसको कराने, इस नीड को पूरा कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर के कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना शुरू किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू हेल्प फार्मर्स टू हैव एक्सेस टू द क्रेडिट. अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने ज़्यादातर डेक्कन वाला एरिया में और पंजाब रीजन में ये कोऑपरेटिव्स को एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प से बनाने की कोशिश की थी. तो आज के टाइम में भी चूँकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटिव ले लिया था, इसी कारण से आप देखेंगे तो आज भी पंजाब या डेक्कन वाले रीजन में इंक्लूडिंग गुजरात, कोऑपरेटिव्स आर क्वाइट डेवलप्ड इन आवर कंट्री. जबकि कुछ एक ऐसे सेंट्रल इंडिया को आप देखिए तो कोऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है. वहीं अगर इन स्टेट्स को देखें, बिहार, झारखंड को, पूरा नॉर्थ ईस्ट को देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखें, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स आर लीस्ट डेवलप्ड. हमारे स्टेट में, हमारे असम स्टेट में कोऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं. तो मुद्दा यह है कि ब्रिटिश सरकार के इनिशिएटिव से हमारे देश में कोऑपरेटिव शुरू हुए, मेनली इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर, जहाँ पे लोगों की ग्रुपिंग्स बनाई जा रही थी. भाई 10, 20, 40, 50 लोगों की ग्रुप मिल करके बना दी गई कि भाई आपस में आप ग्रुप बनाओ, आपस में अपना पैसा एक साथ रखो. कोऑपरेटिव्स में यही होता है. देखिए, लोग अपना पैसा 1000, 2000 सब एक साथ रखते हैं और फिर उनमें से जिसको भी ज़रूरत होती है उसको वो पैसा उधार पे, लोन पे दिया जाता है. तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स फॉर मीटिंग द फार्मर्स क्रेडिट नीड वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश रूल इन दीज टू रीजन्स. वहीं अगर देखा जाए तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कोऑपरेटिव शुरू है हमारे देश में. महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था. तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी को कहा जाता है STS स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रैटेजी. तो जो ट्रूस का पीरियड होता था उस टाइम में, यानी कि शांति का पीरियड, उस टाइम में वो नेशन के कैपेसिटी बिल्डिंग पे वो काम करते थे. जैसे कि स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम या स्वदेशी एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम, जैसे चरखा चला करके कपड़ों की बुनाई करना. तो इन सब के लिए उन्होंने एक कोऑपरेटिव चलाया था. ट्रूस के टाइम में ही हैड स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव मूवमेंट दैट वाज कम्प्लीटली नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, दैट वाज कम्प्लीटली वॉलेंटरी इन नेचर, created by the
लीडर्स ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। एंड ये जो कोऑपरेटिव था वो नॉन क्रेडिट स्ट्रीम का था, मतलब इसमें लोन लेना देना कम ऐसा सिस्टम नहीं था। इसमें कैसा है कि लोग मिल करके साथ में खादी के कपड़े बनाते थे, फिर उसकी मार्केटिंग करते थे। तो लोग ने मिल करके साथ में स्कूल्स, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के स्कूल्स खोले थे। तो दिस ब्रिटिश सरकार की मदद से क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रीम्स स्टार्ट हुए थे हमारे देश में, और गांधीयन कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नॉन क्रेडिट स्ट्रीम्स कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में स्टार्ट हुए थे। अगर इंडिया के अंदर आज के टाइम में देखे जाए तो अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। देयर आर दी 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन आवर कंट्री। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं कि वो अब बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या बड़े जो होल सेलर्स होते हैं उनसे वो सामान खरीदते हैं होल सेल रेट पे और फिर लोगों को सप्लाई करते हैं। तो लोग दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट आर प्राइमरली फॉर कंज्यूमर्स हु विश टू बाई हाउस होल्ड गुड्स एट लोअर प्राइस। तो एक ग्रुप बना दी, मान लीजिए कि एक एरिया में हम लोग रहते हैं, एक सोसाइटी है, मान लीजिए बड़ी सी सोसाइटी है जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं मान लीजिए। तो ये 1000 लोग मिलकर के आपस में कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना सकते हैं और फिर डायरेक्टली वो मान लीजिए कि साबुन वाले से, सर्फ वाले से वो डील कर लेते हैं कि हमें महीने का इतना साबुन चाहिए, इतना सर्फ चाहिए, और फिर वो डायरेक्टली वो इतना साबुन सर्फ पूरे सोसाइटी में पहुंच जाता है। तो और इस तरीके से मिडिल मैन को उन्होंने रिमूव कर दिया और उनको होल सेल प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सुपर बाजार, अपना बाजार, ये सब एग्जाम्पल है कंज्यूमर कोऑपरेटिव के। द सोसाइटी बाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स इन बल्क अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन द होल सेल रेट एंड सेल्स देम टू देयर मेंबर्स। दूसरा हो सकता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में कैसा है कि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कपड़े बनाने वाले लोग हैं, कढ़ाई बुनाई करने वाले लोग हैं, तो ये सब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, सब अलग अलग तरीके से लेवल पे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक साथ मिलकर के लार्जर स्केल पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक बात तो आप जानते ही होंगे, इकोनॉमिक्स का ये बेसिक रूल है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब आप जब मान लीजिए कि एक इंसान अकेले 1000 रुपये कमाता है और इस तरह के 10 लोग हैं, अगर वो 10 लोग एक साथ काम करने लगें तो 10 लोग मिलकर के 10,000 नहीं कमाएंगे, उससे ज़्यादा कमाएंगे, 12,000 14,000, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मान लीजिए काम करेंगे, कुछ लोग उसके पैकेजिंग करेंगे, कुछ लोग मार्केटिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होते ही फिर इनकम बढ़ जाता है। तो ये होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स में, जहाँ पे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स एक साथ आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कैसा है कि छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, जो दूध प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं, वो सब एक साथ आ जाते हैं और फिर लार्जर स्केल पे जब काम करते हैं तो सबका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव में कैसा है, मोस्टली इट वाज क्रिएटेड फॉर द फार्मर्स ओनली, जिसमें फार्मर्स के सामान को लिया जाता है। ये जो कोऑपरेटिव्स हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, ये फार्मर्स के सामान को खरीदते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं सीधा। इससे मिडिल मैन को रिमूव किया जाता है। और ये ऐसा क्या है कि फार्मर्स ही आपस में मिलकर के इस तरह के कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं कि मान लीजिए गांव में हम सब रहते हैं और हम वहाँ पे खेती करते हैं, तो हम में से कुछ लोगों ने मिलकर के मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना ली और फिर गांव के फार्मर से वो प्रोडक्ट खरीदा और शहरों में बेचा और ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर्स के साथ शेयर किया। तो इसके एग्जाम्पल है महाराष्ट्र ग्रेप कोऑपरेटिव, कॉटन मार्केटिंग कोऑपरेटिव, ये सब एग्जाम्पल है मार्केटिंग कोऑपरेटिव के। क्रेडिट कोऑपरेटिव तो आप जानते ही हैं, जो लोन देने वाले कोऑपरेटिव्स हैं, इसमें हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे। उसके अलावा कैसा है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। होता क्या है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव में कैसा होता है कि लोग मिल करके आपस में ग्रुप बना लेते हैं। 100 लोगों की ग्रुप है, सब लोगों ने मान लीजिए कुछ पैसे जमा किए और फिर जिस भी मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है उसको उसमें से लोन दे दिया जाता है। ऐसे कोऑपरेटिव को कहा जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव। फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव होता है, वो आपको पता होगा। हाउसिंग कोऑपरेटिव में क्या करते हैं, मान लीजिए कि 50-100 लोग मिल करके उन्होंने एक बिल्डिंग या एक सोसाइटी क्रिएट की और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए देते हैं, घरों को देते हैं वो, और लोग जिन्होंने उस सोसाइटी को ख़रीदा है, अलग अलग फ्लैट्स को ख़रीदा, उनको अलाउ किया जाता है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्मेट में वो लोन का पैसा चुकाएं। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव दे कंस्ट्रक्ट रेजिडेंसेज और फ्लैट्स एंड प्रोवाइड देम टू द मेंबर्स टू लिव इन एंड कलेक्ट द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। फिर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा है कि फार्मर्स अपने तमाम रिसोर्सेज को एक साथ ले आते हैं। जैसे देखिए, एक फार्मर की 1 एकड़ ज़मीन है,
उस पर वो खेती करता है, दूसरे फार्मर की भी 1 एकड़ ज़मीन है। तो सब छोटे छोटे एरिया में जब खेती करेंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि छोटे एरिया में फिर वो बहुत मैकेनाइज तरीके से काम नहीं कर सकते, ट्रैक्टर वगैरह इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं। तो फिर इसके लिए फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें तमाम फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने ज़मीनों को एक साथ मिला दीजिए, पूल योर लैंड रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर टुगेदर। 1-1 एकड़ की 10 फार्मर्स की ज़मीन है, तो सारे फार्मर जो हैं वो एक साथ आ जाए, 1-1 एकड़ के 10 फार्मर्स अपने ज़मीनों को मिला दे, 10 एकड़ ज़मीन हो जाए, सब मिल करके खेती करें। तो दे पूल देयर रिसोर्सेज टुगेदर, जैसे कि ज़मीन हो गया या लाइव स्टॉक हो गया, भेड़ बकरियां हो गई, और मिल करके प्रोडक्शन किया जाए। तो इससे होता क्या है कि रिसोर्सेज को पूल करने से ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गया, साथ ही साथ फार्मर्स की अपने अपनी ज़मीनों पे अपने अपने रिसोर्सेज पे राइट्स भी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूल कर दिया रिसोर्सेज तो फार्मर का अपना ज़मीन चला गया, ऐसा नहीं है। ज़मीन उसी के नाम की रहती है, लेकिन 10 लोगों ने मिल करके अपना 10 एकड़ ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, तो उससे कैसा है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये 6 तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं हमारे देश में। अब अलग अलग कोऑपरेटिव्स के लिए अलग अलग कानून है। अगर मान लीजिए कि आपको प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव खोलना है तो आपको अलग कानून के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करना है। तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव। तो अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स के लिए अलग अलग कानून है जिनके अंतर्गत आपको रजिस्टर करना होता है अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो। अब जरा देखते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया। अमूल से बेहतर कोऑपरेटिव सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अमूल के बाद से आपको पता है कि हमारे देश में वाइट रिवॉल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं। तो देखते हैं अमूल की हिस्ट्री देखते हैं। अमूल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी। तो डेयरी सेक्टर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज़ बेस्ड इन आनंद रीजन ऑफ गुजरात। हुआ क्या, 1946 में त्रिभुवन दास पटेल साहब जो इस रीजन को बिलोंग करते हैं गुजरात को, वो जाकर के सरदार पटेल से मिले और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे गुजरात के अंदर एक पोल्सन डेयरी नाम की मिडिल मैन कंपनी कह लीजिए, वो क्या करती है, फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करती है। फार्मर से वो मिल्क खरीदती है सस्ते दामों पे, उसको फिर बहुत कम दाम पैसा देती है उसके बदले में, और यही मिल्क को ले जाकर के वो बॉम्बे के और गुजरात के मार्केट में बेचती है बहुत ज़्यादा दाम पे, और पोल्सन डेयरी इसके बदले में बहुत फ़ायदा प्रॉफिट बनाती है। तो त्रिभुवन दास साहब के इस पॉइंट को जब सरदार पटेल ने सुना तो सरदार पटेल ने सजेशन दिया कि क्यों ना आप फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए, फार्मर्स की मिल करके एक ग्रुप बना दीजिए जहाँ पे फार्मर्स खुद ही प्रोड्यूस करें मिल्क को। तो फार्मर खुद ही प्रोड्यूस करने के बाद कुछ फार्मर्स उसमें से पैकेजिंग करें, कुछ फार्मर्स उसमें से ले जा करके उसको शहरों में बेचें और फिर उसका जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट लें इक्विटेबल तरीके से। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर ये त्रिभुवन दास साहब के कोई जब ये सजेशन दिया सरदार पटेल ने कि व्हाई डोंट यू क्रिएट कोऑपरेटिव ऑफ मिल्क फार्मर्स, तो उसके बाद मिल्क फार्मर्स के अपने रिसोर्सेज को पूल किया गया, उनके गायों को एक साथ लाया गया, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हुआ, पैकेजिंग शुरू हुआ, मार्केटिंग शुरू हुआ। पोल्सन डेयरी को इन्होंने बेचना बंद कर दिया, सीधा सीधा इन्होंने अपनी एक अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और वहीं ये अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध को ले जाकर के बॉम्बे और गुजरात के बड़े बड़े शहरों में बेचती थी, और वहाँ से फिर जो प्रॉफिट होता था डायरेक्टली फार्मर्स को मिलता था, क्योंकि ये तमाम फार्मर जो हैं वो मिल करके अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनर थे। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने के बाद फार्मर्स का इनकम एकाएक से बढ़ गया, और उसके बाद से कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में धीरे धीरे हिट हो गया। और जब अमूल हिट हो गया, अमूल सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना अमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे इंडिया भर में रेप्लिकेट किया जाए। तो इसी अमूल के कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया भर में रेप्लिकेट करने के लिए, इंडिया के अंदर डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके चेयरमैन बनाए गए वर्गीस कुरियन साहब। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। और वर्गीस कुरियन साहब को काम दिया गया कि सर ये जो अमूल का जो एग्जाम्पल है, इस तरह का आप पूरे इंडिया भर में इस तरह के डेयरीज, आप इस तरह के कोऑपरेटिव डेयरीज बनवाइए। और अलग अलग जगहों पे फिर इस तरह की कोऑपरेटिव डेयरीज बनाई गई अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर वाइट रिवॉल्यूशन आया इन 1970। And India transformed from a milk deficient nation into
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री। आज के टाइम में वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री। तो थैंक्स टू दिस अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी and then later on this National Dairy Development Board that was created for bringing white revolution in our country, which is also known as Operation Flood. तो जो अमूल मॉडल उसको पूरे इंडिया भर में अलग अलग नाम से, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से इम्प्लीमेंट किया गया। मदर डेयरी, सुधा डेयरी, पूर्वी डेयरी। तो आपको पता है कि जैसे हमारे असम के अंदर पूर्वी डेयरी नाम से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। एक्चुअली पूर्वी इज अ ब्रांड नेम, पूर्वी डेयरी का नाम नहीं है, पूर्वी कोऑपरेटिव का नाम नहीं है, पूर्वी इज द ब्रांड नेम फॉर मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय वमूल। तो एक्चुअली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे असम के लिए बनाई गई फॉर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका नाम है वमूल, वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन, और उसके अंदर जो मिल्क बनता है वो है पूर्वी डेयरी। वमूल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1976 एज ए रिजल्ट ऑफ मिल्क यूनियन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स फ्रॉम नगांव, मोरीगांव, गोलपारा, नालबारी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, and it was an outcome of Operation Flood program brought under National Dairy Development Board for Dairy Development in Assam. So Wamul is still managed by National Dairy Development Board. So Wamul is also part of Operation Flood that was seen in India और part of White Revolution. अब और भी कुछ बातें करते हैं कोऑपरेटिव्स की असम के अंदर। देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि अमूल इज सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव, लेकिन अगर असम के अंदर कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री देखी जाए तो असम के अंदर जो लास्ट डिकेड था 19th सेंचुरी का, यानी कि 1890 से लेकर के 2000 तक का, 1890 से लेकर के 1900 तक का जो टाइम था, उसमें फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। फार्मिंग एक काफ़ी लॉस मेकिंग प्रैक्टिस हो रहा था। फार्मर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन बढ़ रहा था। तो फार्मर्स के क्रेडिट नीड को पूरा करना ज़रूरी हो गया था, और इसी कारण से असम के अंदर आपने देखा, आप देखोगे कि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। बट ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था दैट वाज मोस्टली क्रेडिट बेस्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स, कि फार्मर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, फार्मर्स की क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए ये क्रेडिट बेस्ड मूवमेंट असम के अंदर शुरू हुआ। तो असम के अंदर जो पहला कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया था दैट वाज क्रिएटेड इन 1904। एक बार जरा देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन असम प्राइमरली फोकस्ड ऑन गिविंग स्मॉल लोन्स टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो हुआ क्या कि असम के अंदर उस टाइम में, तो असम देखो एक प्रोविंस हुआ करता था ब्रिटिश सरकार का, तो उसमें मेघालय वगैरह ये सब आता था। 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने का फैसला लिया गया। 3 लेवल पे हम लोग कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, कोऑपरेटिव्स बैंक बनाएंगे, क्योंकि ये क्रेडिट बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जा रहा था। क्रेडिट बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स। तो फैसला लिया गया कि 3 लेयर पे हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स बनाएंगे। सबसे टॉप लेवल पे पूरे आसाम प्रोविंस के लिए एक टॉप लेवल प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक होगा। फिर मिडिल लेवल पे सब डिविजनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल बैंक एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल। फिर सबसे लोअर लेवल पे टाउन बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाएंगे, जैसे शिलोंग कोऑपरेटिव बैंक, सिलहट, सिलचर, गुवाहाटी, जोरहट कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसी दरमियान ये 3 लेवल की कोऑपरेटिव बैंक्स बनाने का हमने फैसला लिया। और असम के अंदर, असम प्रोविंस के अंदर जो सबसे पहली कोऑपरेटिव बैंक बनाई गई वो थी शिलोंग कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904। अब आज के टाइम में कैसा है कि हमारे पास कुछ टाउन लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्रोविंशियल लेवल का कोऑपरेटिव बैंक है, उसका नाम है असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। लेकिन बीच के लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स आज के टाइम में हमारे यहाँ नहीं हैं। और भी कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं कोऑपरेटिव्स को लेकर के ऑल हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इसी साल भारत सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई है, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बेहतर डेवलपमेंट हो पाए। और उस मिनिस्ट्री के लिए एक नया मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये जो नए मिनिस्टर हैं वो अमित शाह जी को बनाया गया है। तो अमित शाह जी आज के टाइम में होम मिनिस्ट्री तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के भी पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं। ये जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है इस साल कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स। अब इसको लेकर के मुद्दा क्या है, क्या इशूज़ हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाने के बाद, कि ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो 7th शेड्यूल के स्टेट सब्जेक्ट में है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो स्टेट मामला है, उस पर भारत सरकार की मिनिस्ट्री क्यों बनाई जा रही है, इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा कह रहे हैं कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़। लेकिन अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो इस हिसाब से तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी नहीं होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑल्सो इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
तो ये लॉजिक में कोई खास सब्सटेंस है नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है कोऑपरेटिव्स को लेकर के हाल फिलहाल में, वो है नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी एक नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स भारत सरकार लेकर के आई थी 2002 में। उस नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स की मदद से हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया है। इस कानून की मदद से ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेशनल हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो 2002 वाला नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको अमेंड किया जाएगा और एक नया नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया जाएगा। तो अगले साल 2021-22 में नया नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया जा सकता है। और इस नए पॉलिसी के हिसाब से ये जो कानून है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसको भी अमेंड किया जाएगा और एक नया कानून लाया जाएगा जिसकी मदद से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। अब जरा बात की जाए कि संविधान के अंदर हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ कहाँ मेंशन है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव बीन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसकी मदद से पार्ट 9B में इंसर्ट किया गया है। पार्ट 9B में देयर हैज़ बीन प्रोविजंस टू रेगुलेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पार्ट 9B टॉक्स अबाउट रेगुलेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके अलावा पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, उसमें आपको पता है आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम। उसमें आर्टिकल 19(1)(c) में पहले लिखा था कि पीपल विल हैव राइट टू मेक यूनियंस एंड एसोसिएशंस। अब 97th अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब लिखा गया है, कोऑपरेटिव वर्ड भी ऐड कर दिया गया है। तो अंडर आर्टिकल 19(1)(c) आफ्टर 97th अमेंडमेंट ये लिखा गया है कि पीपल विल हैव राइट टू फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव्स। उसके अलावा आर्टिकल 43B हैज़ बीन ऑल्सो एडेड अंडर DPSP पार्ट 4 विच सेज दैट इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जितनी बातें हो सकती हैं सब आपको अभी बता दी हैं। अब आप इसके मदद से एक बेहतर आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अगर पूछा जाए तो आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 3 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article taken from national segment, it is about young India's aspirations. This topic is important from our syllabus Indian paper 2 Indian society point of view. It is also important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इससे डायरेक्टली कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में या इंडियन सोसाइटी में। देखिए, हमारे देश में भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है CSDS। इट इज़ एन ऑटोनोमस सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सोसाइटी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट डाटा को ये कलेक्ट करता है CSDS। यह भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक एजेंसी है। इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है लोक नीति। तो लोक नीति रिपोर्ट ऑफ CSDS ने हाल फिलहाल में हमारे देश के लगभग 6,500 यूथ को इंटरव्यू किया है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 34 ईयर्स अक्रॉस 18 स्टेट्स। और उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ डाटा पब्लिश किया है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे देश के यूथ किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो आज भी मोर देन 50% यानी कि 55% यूथ वांट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, जबकि जस्ट 1/4 यानी कि 24% ऑफ यूथ प्रेफर टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो अब यूथ जो है वो लेट मैरिजेस करना चाहता है। तो अगर आप देखें तो 2007 में देयर वर 55% यूथ हु आर मैरिड इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ एंड नाउ देर आर अबाउट ओनली 42% यूथ हु आर मैरिड इन अर्ली फेज, जबकि द यूथ्स आर डिलेइंग देयर मैरिजेस। मोर एंड मोर यूथ, अबाउट 58% ऑफ यूथ आर इन फेवर ऑफ मैरिंग लेट। लेकिन अगर मैरिज में बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द यूथ आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंटर कास्ट रिलीजियस मोस्ट ऑफ द यूथ आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस, बट येस देयर हैज बीन एक्सेप्टेंस शोन इन केस ऑफ इंटर कास्ट मैरिजेज। अगर सुसाइडल टेंडेंसी की बात की जाए तो देयर आर अबाउट 36% यूथ दोज हु हैव शोन सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये सब अगर मेंटल हेल्थ पे सवाल आ जाए तो ये डाटा आपका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स और उसके तरफ लोगों का इंक्लिनेशन पे सवाल आ जाए तो ये डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि कम से कम 21% ऐसे यूथ हैं जिनको सुसाइडल टेंडेंसी अक्सर आते रहते हैं। दिस इज ए हाई नंबर। इंडिया के 21% यूथ को ऑफन सुसाइडल टेंडेंसी आते हैं। दिस इज़
quite high number. The next article is taken from Assam segment. It is about police reforms in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा. 2006 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, प्रकाश सिंह केस, उसको जरा समझते हैं. देखिए, प्रकाश सिंह जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं. सो ही रिटायर्ड फ्रॉम आईपीएस इन 1996. उसके बाद प्रकाश सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाल दिया. पीआईएल में उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस कहीं की भी करप्ट नहीं होती है, पुलिस हर जगह के पुलिस ईमानदारी से काम करना चाहती है. इनका इतने सालों का पुलिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने पीआईएल डाला दी. देखिए, 40 साल तक लगभग ये पुलिस में रहे और यूपी के डीजीपी पोस्ट से रिटायर हुए. उसके बाद उन्होंने पीआईएल में कहा सुप्रीम कोर्ट के कि देखिए सर, पुलिस तो हर जगह की काम करना चाहती है ईमानदारी से, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है कि पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर पाती है. तो इस तरह के कुछ मेजर्स लिए जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रेगुलेशंस रिलीज किए जाए ताकि पुलिस को कुछ फंक्शनल ऑटोनॉमी मिल पाए. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पीआईएल वाज टू एंश्योर दैट पुलिस गेट्स सम फंक्शनल ऑटोनॉमी. और 10 साल तक ये पीआईएल पे सुनवाई चलती रही और 1996 में ये पीआईएल डाला गया था. 2006 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स रिलीज किए, 7 डायरेक्टिव्स रिलीज किए ताकि पुलिस जो है वो अपना काम बिना इंटरफेरेंस के, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कर पाए. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन. अभी कैसा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का अधिकार मिला है वो छीन लेना चाहिए और एक अलग से कमीशन बनाई जानी चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को देखे ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस पुलिस फोर्स पे कम हो जाए. उसके अलावा देयर शुड बी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर टीम. अभी कैसा है कि हमारी एक ही पुलिस ऑफिसर है, वो मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आ गया तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उसको काम पे लगा दिया जाता है. फिर अगर कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाता है. लेकिन ऐसा होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस टीम अलग होनी चाहिए, किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाली पुलिस टीम अलग होनी चाहिए. उसके अलावा देयर शुड बी अ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी. पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ताकि अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला कोई एट्रोसिटी करता है किसी आम आदमी के खिलाफ, तो उस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर किया जा सके. उसके अलावा देयर शुड बी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन. नेशनल सिक्योरिटी कमीशन स्टेट पुलिस के लिए नहीं है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे सीआरपीएफ वगैरह के लिए, कि भाई उनके जो चीफ्स हैं उनको कम से कम 2 साल का टेन्योर मिले. जब भी एक बार उनके जो चीफ अपॉइंटमेंट हो तो उनका कम से कम 2 साल का टेन्योर हो, और एक चीफ को रिप्लेस करने के बाद जब दूसरा चीफ अपॉइंट करना हो तो उसका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में ना हो, उनका अपॉइंटमेंट एक अलग कमीशन हो, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के हाथ में हो. अब अगर हाल फिलहाल में एक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, जो कि एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करती है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को फुलफिल अभी तक नहीं किया है. तो 14 साल पूरे हो गए. 2006 में प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स के डायरेक्टिव्स आए थे कि भाई स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाइए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर टीम बनाइए. ऐसा किसी भी स्टेट ने अभी तक किया है नहीं. सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को अभी तक किसी ने नहीं माना है. करंट न्यूज़ ये है कि आसाम सरकार ने एक आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आसाम सरकार ने एक बिल पास किया है, आसाम पुलिस अमेंडमेंट बिल 2021. और इस आसाम पुलिस अमेंडमेंट बिल 2021 की मदद से उन्होंने एक पुराना आसाम पुलिस एक्ट 2007 को अमेंड किया है, और इसकी मदद से इन्होंने स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के फंक्शन को एक्सप्लेन किया है. तो हमारे स्टेट में, जैसे यहाँ पे आप देखिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की बात की ही है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारे स्टेट के अंदर है स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन. इस स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के काम को फर्दर डिफाइन करते हुए आसाम सरकार ने कहा है कि अब ये स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन वही काम करेगी जो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी करनी चाहिए. तो मुद्दा यह है कि ये जो नया अमेंडमेंट लाया गया है, इट हैज़ बीन ब्रॉट इन लाइन विथ प्रकाश सिंह केस. और हमारे स्टेट के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, अब इसका काम होगा कि अगर पुलिस ने कोई भी सीरियस मिसकंडक्ट किया है, जैसे फेक इनकाउंटर, कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ, और कस्टोडियल डेथ किसी भी इंसान की, अब कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे असम के अंदर कस्टोडियल डेथ या फेक इनकाउंटर के केसेस बढ़ रहे हैं. तो वैसे केस में जो भी विक्टिम है या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो इस स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द एयरिंग पुलिस ऑफिसर.
उसके अलावा द पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन विल ऑल्सो एंटरटेन एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय द विक्टिम और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। तो अब जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात चली रही है तो कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। हाल फिलहाल में असम सरकार ने इसी साल, अब ये तो एक नया कानून ला करके स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के फंक्शन को डिफाइन किया है, लेकिन इसी साल असम सरकार ने, देखिए तो डेट भी है 9 जून 2021 को, असम सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेने का प्रॉमिस किया था रिगार्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट इन असम। सबसे पहले तो रिफॉर्म लिया था कि फॉर वर्क लाइफ बैलेंस देयर विल बी 2 शिफ्ट ड्यूटी। अभी कैसा है कि पुलिस वाले कोई शिफ्ट ही नहीं होती, दिनों रात बेचारों का काम ही चलता रहता है, दे आर नेवर ऑफ ड्यूटी। तो अब असम सरकार ने कहा कि उनकी 2 शिफ्ट की ड्यूटी होगी 12-12 घंटे की। उसके अलावा वो पुलिस ऑफिसर्स, वो पुलिस पर्सनल जो अपने फैमिली से दूर किसी डिपार्टमेंट या बटालियन में उनकी ड्यूटी लगी रहती है, उनको साल में 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। उसके अलावा सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 बटालियन डेवलप की जाएगा स्पेशल कमांडोज की, दैट विल बी इन लाइन विद एनएसजी कमांडोज। तो सेंट्रल लेवल पे जो एनएसजी कमांडोज होते हैं उनके लाइन पे इन 10 बटालियंस को डेवलप किया जाएगा। एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। और इनकी मदद से, ये जो 10 स्पेशल कमांडो बटालियंस हैं, इसकी मदद से जो हमारे स्टेट के अंदर इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम उसको टैकल किया जाएगा। उसके अलावा फॉर वेलफेयर ऑफ द पुलिस पर्सनल रेगुलर या फ्री कंपल्सरी एनुअल हेल्थ चेकअप एंड वेल डेवलप्ड पुलिस कॉलोनीज विद ऑल बेसिक एम्यूनिटीज इंश्योर कराई जाएंगी। अब जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात चली रही है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात चली रही है, तो साइबर रिफॉर्म्स या साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर असम में, वो भी जरा देख लेते हैं। असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट लाया गया है इन ऑर्डर टू काउंटर साइबर टेररिज्म। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैत्री लाया गया है इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज पुलिस स्टेशंस। अब जरा एक और चीज़ देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के। देखिए 2002 में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, डीजीपीएन चंगाकाकोती कमेटी। ये जो डीजीपीएन चंगाकाकोती कमेटी थी, इसका मेन पर्पस ही था कि पुलिस के अपॉइंटमेंट में कोई धांधली ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई करप्शन ना हो, उसके लिए रिकमेंडेशन देना। और डीजीपीएन चंगाकाकोती कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे। इन्होंने कहा था कि एवरी ईयर द डीजीपी शुड कॉन्स्टिट्यूट अ सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय ए सीनियर डीआईजी, another DIG और 1 सुपरिटेंडेंट पुलिस, 1 SP, 1 कमांडेंट एंड 1 साइकोलॉजिस्ट। तो हर साल एक नया बोर्ड बनना चाहिए पुलिस के डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए। हर साल एक नया बोर्ड बनना चाहिए जिसमें एक नया चीफ, एक नए लोग होने चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट में बहुत धांधलियाँ होती हैं। आपको पता है इस साल, पिछले साल भी SI के एग्जाम में पेपर लीक हुआ था हमारे स्टेट के अंदर। तो इसको लेकर के 2002 में ही डीजीपीएन चंगाकाकोती कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि हर साल एक डीजीपी के अंतर्गत एक नई कमेटी बननी चाहिए। द नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी शुड बी इशूड इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई एवरी ईयर सो दैट द सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड विद इन दैट ईयर। तो हर साल जुलाई के महीने में पहले ही हाफ में कोई भी नई वैकेंसी आने वाली हो तो उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए और 1 साल के अंदर वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए। Training of the selected candidates should start in January itself. The government or the DGP should have no power to relax the educational qualification, age limit या physical standard etc. लेकिन आपको पता है कि असम सरकार ने अभी तक ये डीजीपीएन चंगाकाकोती कमेटी रिकमेंडेशन को अप्रूव नहीं किया और यही कारण है कि आज भी हमारे स्टेट असम के अंदर पुलिस अपॉइंटमेंट में कभी कभार कुछ करप्शन के इश्यूज आ जाते हैं, जैसे पिछले साल SI एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। अगर इस कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पुलिस अपॉइंटमेंट में लेकर के जो करप्शन के इश्यूज हैं वो बहुत हद तक कर्ब किए जा सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू नॉट ट्रू अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इट्स इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो दिस इज तो करेक्ट। इंडियाज रैंकिंग हैज स्टीडली इंप्रूव्ड इन लास्ट 5 years। दिस इज रॉन्ग। इट रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वालिटी पे काम नहीं करता है, बस फ्रीडम ऑफ प्रेस पे काम करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई एम सो सॉरी, आई मार्क्ड A। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी सिंस इट्स आर्ट्स नॉट ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B. That's all from our side for today. Thanks for watching.